चैप्टर 10 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। इन दिस चैप्टर हमने क्या किया था कि कैसे जो मुगल अथॉरिटीज थी वो उनका डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है, और 1765 के आसपास जो ब्रिटिशर्स हैं वो धीरे धीरे इस पे जो है चंक्स कर रहे थे, ठीक है, और क्या पॉलिटिकल कंडीशंस हो रही थी, जैसे हम देख रहे थे अवध, राजपूत, सिख्स, मराठास, हैदराबाद, बंगाल, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है स्टार्ट हो रही थी। और इस चैप्टर में हम 1707 से लेके 1761 जो औरंगजेब डाइड हुआ प्लस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बीच में क्या क्या हुआ वो हम इसमें कर रहे थे। तो जैसे हमने देखा कि मुगल एम्पायर का धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ, तो जो सूबेदार थे, जो वहां के चिफ्टियंस थे, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रूलर्स की तरह आ रहे थे, जिसमें नादिर शाह भी आया जिसने दिल्ली पे अटैक किया और काफी जो यहाँ का वेल्थ थी उसे प्लंडर किया, लेके गया। प्लस अहमद शाह अब्दाली जो 5 टाइम्स इंडिया आया अफगान से, उसने भी इंडिया में काफी जो है वेल्थ को लूट लिया। फिर जो प्रेशर्स थे वो बहुत पड़ रहे थे यहाँ नोबल्स के ऊपर, तो यहाँ पर 2 ग्रुप्स डिवाइड हो गए, जो तुरानीज और ईरानीज में हो गए, और जो मुगल एम्परर्स थे वो उनके पपेट्स की तरह वर्क कर रहे थे उनके हाथों की, क्योंकि मुगल्स के जो 2 एम्परर्स थे फारूक सियार और आलमगीर सेकंड, उनको एसिनेशन कर दिया गया था, और अहमद शाह और शाह आलम सेकंड को ब्लाइंड कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये डाउनफॉल आ रहा था, और जैसे जैसे मुगल्स का हमने अभी बताया एम्परर्स की अथॉरिटी जा रही थी, तो कुछ प्रोविंसेस, सूबेदार, जमींदार ये आगे बढ़ के आ रहे थे, जो जिसमें 3 चीजें उस समय में फेमस हुई। वो थी जो स्टेट्स थी ओल्ड मुगल प्रोविंसेस लाइक अवध, बंगाल और हैदराबाद, वो पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो गई। दूसरा जो था स्टेट्स विच एंजॉय इंडिपेंडेंस ऑफ मुगल, वो वतन जागीर थे जो राजपूतों में थे। और तीसरे मराठा, सिख और जट थे, जो वेरियस वेरियस अपने साइजेस के अकॉर्डिंग जो इंडिपेंडेंट हो रहे थे। तो यहाँ हमने अलग अलग सबके हिसाब से देख लिया। फिर था द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। Among the states that are carved out of old Mughal provinces in 18th century, 3 stands out most prominently. मीन्स जो अभी हमने ऊपर सारे स्टेट्स की बात कही, मुगल प्रोविंसेस की बात कही 18th सेंचुरी के आसपास, उसमें जो 3 स्टेट्स थी, जैसे अवध हो गई, बंगाल और हैदराबाद, ये तो बिल्कुल ही अलग सा होने लग गई। All these states are founded by the members of high Mughal nobility who had been governors of large provinces। और उनको देख कौन रहा था? लार्ज प्रोविंसेस के गवर्नर्स देख रहे थे। इनके नेम्स याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है नेम्स। फर्स्ट इज सादत खान जिसने अवध का ध्यान दिया, मुर्शीद कुली खां जो बंगाल को देखा, हमने ऊपर 3 नाम लिए ना, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। तो अवध मीन्स अवध का कौन था? सादत खान। बंगाल का कौन था? मुर्शिद कुली खां। और थर्ड हैदराबाद का कौन था? असफ जहां। असफ जहां। ऑल 3 had occupied high mansabdari positions and enjoy the trust and confidence of emperors। और इन तीनों ने बड़ी अच्छी अपनी पोजीशन बना ली थी मनसबदारी में। पहले मनसबदारी में रैंक सिस्टम होता था, जिसका रैंक अच्छा होता था। आज भी तो ऐसे ही होता है ना, जो आईएएस होते हैं उनका रैंक ऊपर होता है, जो क्लर्क होते हैं वो नीचे काम करते हैं। तो ऐसे ही जिनका रैंक हायर होता था उनको ये सब दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं मनसबदारी जो थे, इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस जता लिया था, इनका बहुत ही चलने लग गई थी हम कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी बात हुई। फिर बोथ, ये दिया भी हुआ है, बोथ असफ जहा और मुर्शीद कुली खां, इनकी जो जट रैंक्स थी वो 7000 ईच थी, और जो सदत खान था उसकी जट रैंक 6000 थी। हमने पीछे मुगल्स के चैप्टर में ही पढ़े थे जट रैंक्स। जिसका रैंक ज्यादा होता है यानी कि वो अच्छी पोजीशन पे होता है, सैलरी कह लो, रैंक कह लो, उसके बेसिस पे ये सब होता है।
क्लियर? अब जो हमने तीनों ये पढ़ी, अभी हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट इज हैदराबाद। अभी हमने अवध, बंगाल और हैदराबाद की बात की, तो हैदराबाद की बात करेंगे। निजामुल मुल्क असफ जहां, इसका फुल नेम था असफ जहां का, निजामुल मुल्क असफ जहां, द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट in 1724 to 1748 was one of the most powerful members at the court of Mughal emperor फारूक सियार। फारूक सियार वो है जिसको मार दिया था। फारूक सियार के टाइम पे जो निजाम उल मुल्क असफ जहां, इसको फाउंडर ऑफ जो है हैदराबाद का बनाया गया, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर था उसके कोर्ट में। ही वॉज एंट्रस्टेड फर्स्ट विद द गवर्नरशिप ऑफ अवध एंड लेटर गिव चार्ज ऑफ द डेक्कन। पहले इसको अवध का हिस्सा दिया, फिर धीरे धीरे डेक्कन का दिया। एज द मुगल एम्परर, as the Mughal governor of the Deccan provinces during 1720 to 22, Asaf Jah already gained control over the political and financial administration। जो असफ जा था, इसने पहले ही जो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल जो कंट्रोल था वो एडमिनिस्ट्रेशन पे ऑलरेडी कर लिया था, और उसी का एडवांटेज उठाते हुए टेकिंग द सब्सिक्वेंट एडवांटेज ऑफ टर्मोल इन डेक्कन and the competition among the court nobility, he gathered power in his hands and become the ruler of that region। और इसने जब धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन तो देख ही रखा था, तो इसके पास पावर्स आ गई, और इसने पूरा के पूरा जो हैदराबाद का रीजन था उसको अपने कब्जे में कर लिया। क्लियर? Yes, ma'am. Asaf Jah brought skilled soldiers and administrators from northern India and welcomed the new opportunities in south। अब जो असफ जा था, इसने नॉर्थ इंडिया से सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेशन बनवाए, क्योंकि हैदराबाद कहाँ पड़ता है, साउथ की तरफ पड़ता है, तो उस वहां ले गया। वहां उसने अपॉइंट किए मनसबदार और उनको जागीर्स दी। जागीर्स क्या होती थी? एक पीस ऑफ लैंड होता था, ये हमने पढ़ा हुआ है। Although he was still a servant of Mughal emperor, he ruled quite independently without seeking any direction from Delhi or facing any interference। वैसे वो एक तरह का मुगल्स का नौकर था, पर फिर भी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट काम कर रहा था, उसकी चलती थी, पावरफुल था, तो बिना किसी इंटरफेरेंस के वो सारा काम कर रहा था। The Mughal emperor merely confirmed the decision already taken by Nizam ul Mulk Afzal Jah। और जो मुगल के एम्परर्स थे वो भी इसका सारे डिसीजंस मानते थे, क्योंकि जब आपके नीचे वाले बहुत पावरफुल होने लग जाते हैं तो फिर जो डिसीजन है वो मानने पड़ते हैं। The state of Hyderabad was constantly engaged in struggle against Marathas to the west and with independent Telugu warriors Naikas of the plateaus। अब जो हैदराबाद था वहां धीरे धीरे स्ट्रगल शुरू हो गया था मराठास के अगेंस्ट, क्योंकि ये सबको फिर अपने अपने अगेंस्ट करते हैं ना। वेस्ट से मराठास आ रहे थे और उधर से वो जो प्लेटू साइड था, कह लो नाइकास था, वो आ रहे थे। जो ambition of Nizamul Mulk Asaf Jah to control rich textile producing areas of Coromandel coast in the east were checked by British who becoming powerful in that region। अब आप देखो, जो ये अपना एरिया था वो उसको तो कंट्रोल कर ही रहा था, पर धीरे धीरे इनके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो भी घुस चुके थे, तो कहीं ना कहीं जो इनका एरिया था कोरोमंडल कोस्ट वाला, वहां ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना जो राज था वो चलाना शुरू कर दिया था, मतलब वो धीरे धीरे कब्जे करने शुरू कर दिए थे। अब देखो निजाम जो था, ऊपर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, निजाम उल मुल्क असफ जा, इसके पास क्या क्या था? इसके पास 400 एलिफेंट्स थे, हॉर्समैन थे, 1000 ऑफ हॉर्समैन थे, ठीक है, जिनको 100 रुपीज ये रोज के देता था, ऐसे नॉमिनल पे बताया हुआ है। तो इनको रखने पड़ते थे, इनको अपना वो दिखाना पड़ता था। तो ये था हैदराबाद का, हमने स्टडी किया असफ जहां के बारे में, कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो धीरे धीरे कोरोमंडल कोस्ट से एंट्री कर रहे थे। अब आ गया अवध। क्लास नहीं लगी?
तू नाना कम कर दिया पागल है। हाँ श्वेता काले तो हमने जतिन म्यूट कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। अब अवध की बात करते हैं। अवध का ऊपर हमने पढ़ा सादत खान, इसका फुल नेम क्या था? बुरहान उल मुल्क सादत खान। ये he was appointed सूबेदार of Awadh in 1722 and founded a state which is one of the important to emerge of outbreak of Mughal Empire। और 1722 में इसे सूबेदार रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे ये उस पर स्टेट पे ही मालिक बन बैठा। कौन था वो? सादत खान। अब देखो साइड पे पिक भी बनी हुई है इसकी। Awadh was a prosperous region controlling the rich alluvial Ganga plain and main ट्रेड रूट बिटवीन नॉर्थ एंड इंडिया एंड बंगाल। जो अवध थी बहुत ही प्रॉस्परस जगह थी, अच्छी जगह थी, क्योंकि वहाँ प्लेन एरिया पड़ता था, गंगा रिवर पड़ती थी, तो जहाँ एरिया रिवर्स होती है वो फर्टाइल एरिया होते हैं, सबको पता है, और वहां पर ट्रेड रूट अच्छा चलता है। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया और बंगाल में जो ट्रेड रूट था उसके लिए ये बहुत ही अच्छी जगह थी। जो ये था मुल्क सदक खान, he was held the combined forces of सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। ये हमने तीनों पढ़ी हुई है। सूबेदारी क्या होती है? दीवानी फाइनेंस से रिलेटेड होती है, फौजदारी मिलिट्री से रिलेटेड होती है, सूबेदारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती है। तो ये तीनों का कंबाइंड फोर्सेस जो ऑफिसेस थे उनको चलाता था। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं ही वाज रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल, सूबेदारी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल, दीवानी मतलब फाइनेंशियली, फौजदारी फौज मतलब मिलिट्री। वो तीनों जो प्रोविंसेस थे अवध के, उन तीनों जो ऑफिसेस को तो संभालता था। Burhan ul Mulk tried to decrease Mughal influence in Awadh region by reducing the number of office holders, जागीरदार अपॉइंटेड बाय द मुगल्स। अब अगर मुगल्स को हटाना है तो उनके जो भी ऑफिसर्स लगे हुए हैं उनको हटाओ पहले। तो ऑब्वियस है जब वो लोग हटेंगे तो आपका जो रोल होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा, आपकी पावर जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा ही हो रहा था। जो सदात खान था, सदात खान ने क्या किया, जितने भी मुगल्स के जो ऑफिसर्स लगे हुए थे, जागीरदार लगे हुए थे, मुगल्स ने जो भी अपॉइंट किए थे, उनको वो धीरे धीरे हटाए जा रहा था। ही ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर, और उनके पास जो जागीर जमीन दी हुई थी, लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड दिया था, वो उसे भी कम किए जा रहा था। एंड अपॉइंटेड इज ऑन रॉयल सर्वेंट्स टू वेकेंट पोजीशन, और जो भी सीट्स खाली हो रही थी उस पे अपने लोग लगा रहा था जिनपे उसको लगता था कि ये लॉयल है मेरे लिए। ऑब्वियस है मैं अपने आदमी अपने बंदे लगाऊंगा तो ऑब्वियस है मेरी चलेगी, तो वही ये कर रहा था। द अकाउंट्स ऑफ जागीरदार वर चेक टू प्रिवेंट चीटिंग एंड रेवेन्यू ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर रीअसेस्ड बाय ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय नवाब कोड। अब ये क्या करता था, जो भी अकाउंट्स वो इसके ऑफिसर्स बनाते थे उनको रीचेक करवाता था, उनको देखता था कहीं उन्होंने चीटिंग तो नहीं करी, वापिस से सारी चीजें ठीक करवाता था। और किन से ठीक करवाता था? उन ऑफिशियल से जो उसने रखे हुए थे। ठीक है ना, जब आप पे बार बार कोई चेक करेगा, आपकी हर बात को कोई चेक करेगा, कंट्रोल करेगा, तो आप भी कहोगे हट जाओ इससे अच्छा। He sized the number of Rajput जमींदार्स and agricultural fertile land to Afghans of Rohilkhand। उसने क्या किया, धीरे धीरे जो राजपूत जमींदार थे या एग्रीकल्चरिस्ट थे उनको वो लैंड देते गए, ठीक है, रोहिलखंड वाली। तो ऐसे करते गए। जो स्टेट था दे डिपेंडेड ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर लोन, और जो भी ये स्टेट था ये किस पे डिपेंड था? महाजन्स पे, जो लोन्स प्रोवाइड करते थे, बैंकर्स पे। ही इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बाइडर्स। वो किससे कलेक्ट करते थे? जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था, जो अच्छी बोली लगाएगा हम उसी को चीज देंगे, लोन देंगे। दीज रेवेन्यू फार्मर जो थे दे एग्री टू पे द स्टेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। अब जो रेवेन्यू फार्मर्स थे उनको लगता था हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इनको पे करते रहे। जो लोकल बैंकर्स थे दे गारंटी द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट टू द स्टेट, और वो फिर गारंटी भी लेते थे उसकी। इन टर्न जो रेवेन्यू फार्मर्स थे दे वर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम इन असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। अब जो रेवेन्यू फार्मर्स थे जो फिक्स अमाउंट ऑफ मनी उनको पे करते थे,
तो वो उनको ज्यादा फ्रीडम थी अपने काम करने की, वो टैक्स भी कलेक्ट कर सकते थे। These developments allow new social groups। अब इससे देखते देखते नए ग्रुप्स बनने शुरू हो गए मनी लैंडर्स और बैंकर्स के, जो इन्फ्लुएंस करते थे। किसको इन्फ्लुएंस करते थे? द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट रेवेन्यू सिस्टम, समथिंग विच इज नॉट ऑक्यूपाइड इन द पास्ट, जो पहले कभी नहीं हुआ था, वो ये कर रहे थे। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू फार्मर्स को फ्रीडम दी जा रही थी, इससे नए ग्रुप्स बन रहे थे, एक दूसरे से हो जाता है ना, लड़ने भड़ने लग जाते हैं, उनके अपने बन रहे थे, उनके अपने बन रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे। क्लियर? अवध, हैदराबाद। अब आगे हम बंगाल। बंगाल का कौन था? मुर्शिद कुली खां। ऊपर अभी एक क्वेश्चन भी था, अगर वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये था, in trying to consolidate their rule, why did Mughal Subedar also want to control the office of Diwani? जब मुगल सूबेदार थे, वो क्यों चाहते थे कि जो दीवानी का ऑफिस है वो भी अपने कंट्रोल में था ना, सूबेदारी, दीवानी, फौजदारी। देखो, जो दीवानी का ऑफिस था वो फाइनेंस का ऑफिस था, तो ये सूबेदार चाहते थे कि दीवानी मतलब पैसों पे सारा कंट्रोल हमारा हो। ठीक है, जो गवर्नर्स थे, सूबेदार थे, ये चाहते थे कि अगर एक बार दीवानी मतलब पैसों वाली चीज पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा तो हमारा ज्यादा चलेगी। ठीक है ना, वो कंट्रोल करना चाहते थे, जिससे उनकी पोजीशन जो है बड़ी हुई लगे, जिनसे उनको पोजीशन लगे हम ज्यादा पावरफुल से हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बंगाल की बात करते हैं। बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्रॉम मुगल कंट्रोल अंडर मुर्शिद कुली खां, who was appointed as a नायब डिप्टी ऑफ द गवर्नर ऑफ प्रोविंस। इसको भी एज अ नायबदार डिप्टी ऑफ द गवर्नर रखा गया था, लेकिन ये भी मुगल्स को कह लो धोखा दे के या जैसे भी है, मुगल्स के कंट्रोल से छूट के बंगाल पे उसका सूबेदार बन गया, मतलब एक तरह का गवर्नर बन गया। जो मुर्शिद कुली खां था, very quickly seized all the powers and went with that office. Like the rulers of Hyderabad and Awadh, he also commanded the revenue administration of the state. इसने भी उनकी तरह पहले revenue department को देखा। In an effort to reduce Mughal influence in Bengal, he transferred all the Mughal Jagir to Odisha and ordered a major reassessment of revenue of Bengal. इसने भी उनकी तरह सबसे पहले क्या किया, जितने भी उनके जहांगीरदार लगे थे उनको बंगाल से हटा के उड़ीसा में भेज दिया, और उन्होंने जो जो भी काम किए थे उसको रीअसेस्ट करवाया। Revenue was collected in cash with great strictness from all जमींदार्स, और जितना भी रेवेन्यू था वो कैश में कलेक्ट किया और बड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई। ठीक है ना, क्योंकि इसने अपने तो ये जो लगे हुए थे मुगल्स के जागीरदार, उनको तो सबको भेज दिया, तो अब जब अपने ही लोग हैं उनसे सारा कैश कलेक्ट करवाया। As a result, many जमींदार्स had to borrow money from bankers and money lenders। तो ऑब्वियस है, लेना पड़ा। Those unable to pay were forced to sell their land to large जमींदार, और जिन जिनके पास पैसा नहीं था, इसने स्टिकनेस दिखाई, तो उनको कहा चाहे अपनी लैंड को सेल करो, चाहे जैसे भी करो, लार्ज जमींदार है उनको दो, पर हमें हमारा रेवेन्यू का पैसा दो। The formation of regional state in 18th century Bengal therefore led to considerable change among the जमींदार्स, और जैसे ही 18th century में बंगाल बनी, बंगाल का एरिया बना, तो चेंजेस काफी आए जमींदार्स में। The close connection between the state and bankers, ये देखो, ये है कोर्ट में कैसे बैठे हैं। The close connection between the state and bankers noticeable in Hyderabad and Awadh, as well as evident in Bengal under the rule of Ali Vardi Khan. During his reign, the banking house of Jagat Seth become extremely prosperous। और इन दोनों के में तो हुआ ही हुआ चेंजेस, वो कहते हैं हैदराबाद और अवध में, पर बंगाल में भी जो है
अली वर्दी खान जो रूलर आया, उसके अंडर बैंकिंग हाउस जो है वो काफी प्रॉस्परस हो गया, पैसा भर गया उनमें, कह सकते हैं बहुत सारा उनमें पैसा जो है डिपॉजिट हो गया। क्लियर? हमने तीनों स्टेट्स के बारे में पढ़ा, अवध, हैदराबाद और बंगाल। If we take a bird's eye view, we can detect three common features among three states. अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों में कुछ चीजें कॉमन थी। फर्स्ट, though many of the largest states were established by erstwhile Mughal nobles, they were highly suspicious of some of the administrative system that had inherited, in particular जगदारी सिस्टम। वो कहते तीनों जगह ही क्या हुआ, थे तो मुगल्स के नोबल्स लगे हुए, पर उनको सस्पिशियस रखा गया, उनको उन पे डाउट रखा गया, जबकि शुरू से उन्हीं के लगे हुए थे। लेकिन जैसे ये तीनों आए अपनी अपनी जगह पे, इन्होंने उनपे शक करना शुरू कर दिया, जबकि वो कब से सिस्टम चला आ रहा था, और पर्टिकुलरली जो जगीदारी सिस्टम था उस पे इन्होंने शक करना शुरू कर दिया। सेकंड, देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड, rather than relying upon the officer of the state, all three contracted with revenue farmers for collect। अब इन तीनों का मेथड ही अलग था। ये ऑफिसर्स पे ध्यान नहीं दे रहे थे, ऑफिसर्स पे वो नहीं कर रहे थे, रिलाई कर रहे थे, बल्कि ये रेवेन्यू फार्मर्स को कह रहे थे कि तुम कलेक्ट करके दो, तो आपस में लड़ाई तो होगी। The practice of इजारदारी thoroughly disapproved by the Mughals spread all over India in 18th century। और जो उनकी पुरानी प्रैक्टिस चली आ रही थी उनको तो इन्होंने बिल्कुल पूरी तरह हटा दिया। Their impact on the countryside differ considerably। अब जो इम्पैक्ट पड़ा उनका वो भी अलग पड़ा। और थर्ड कॉमन फीचर था इन दीज रीजनल स्टेट्स पर emerging relationship with rich banker and merchants। ये सब जो बैंकर्स और मर्चेंट थे उनसे अपना रिलेशन अच्छा बनाना चाहते थे। These people lend money to revenue farmers, receive land as security and collected taxes from these lands to their own agents। इन्होंने अपने एजेंट्स बनाए थे, इन्होंने बैंक को मर्चेंट से, बड़े बड़े लोगों से अपना वो बना लिया, इन्होंने रेवेन्यू फार्मर्स बना दिए ताकि वो कलेक्ट करे। और इससे क्या हुआ, उनके जो एजेंट्स थे वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाते थे। Throughout India, the richest merchant and bankers were gaining stake in new political order। और इससे क्या हो रहा था इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया में जितने भी मर्चेंट्स और बैंकर्स थे, अमीर, वो अपना ही एक पॉलिटिकल ऑर्डर जो है चला रहे थे। क्लियर? क्लियर? एनी डाउट इन दिस टॉपिक? अब इसमें क्वेश्चन आता है, औरंगजेब डाइड इन, बताइए औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? यस, बताइए। औरंगजेब डाइड इन 1707। अभी हमने ऊपर स्टडी किया था ना, 1707। और ये दो मुगल्स जो एम्परर एसिलेट हुए थे, फारूक सियार और आलमगीर सेकंड। और थ्री स्टेट्स जो एमर्ज होके आई थी, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। अब बताइए कौन कौन से थे इनके जो अवध पे थे? बताइए जल्दी जल्दी। अभी तो पढ़ा है हमने तीनों का, ये पढ़े नहीं है? अवध पे कौन था? सद्दात खान। बंगाल पे कौन था? मुर्शीद कुली खां। और हैदराबाद का असफ जहां। अब इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द ऑफिसेज हेल्ड बाय सद्दात खान? सद्दात खान ने कौन से 3 ऑफिसेज थे जो अपने नाम कर लिए थे? सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। अभी हमने तीनों नेम्स पढ़े, सूबेदारी, दीवानी
एंड फौजदारी। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, आपको लगता है कि मर्चेंट्स और जो बैंकर्स थे उनका इन्फ्लुएंस जो था आज ज्यादा है या 18th सेंचुरी के टाइम पे ज्यादा था? बताइए। हमने पढ़ा ना इसमें, अभी एंड ही किया हमने कि जो मर्चेंट्स एंड बैंकर्स है उनका इन्फ्लुएंस हो रहा था, तो 18th सेंचुरी के आसपास उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा था या आज की डेट में मर्चेंट्स और जो बैंकर्स है उनका? हाँ जी, अनन्या, भव्य, बताइए। यस मैम। बताइए, जो मर्चेंट्स और बैंकर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस जो है आज ज्यादा है या 18th सेंचुरी में ज्यादा था? मैम 18th सेंचुरी में भी ज्यादा था और आज भी ज्यादा है। आज नहीं है, आज हम कहाँ इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं इनको। आज तो बहुत सारे सोर्सेज है हमारे पास फंड्स रेज करने के, पैसा लेने के। उस समय जो 18th सेंचुरी में अभी हमने पढ़ा, जो मर्चेंट्स और बैंकर्स हैं ये उनको ज्यादा ही कुछ सिर पे चढ़ा रहे थे, आप कह सकते हो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। ये अभी हमने पढ़ा ना इसमें कि रिचेस्ट मर्चेंट्स और बैंकर्स जो थे उनको ज्यादा गेन दे रहे थे और उनको ज्यादा पॉलिटिकल ऑर्डर में ला रहे थे। अगर आप देखो तो आज इतना नहीं है, उस समय ज्यादा इनको कर रखा था। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको, ठीक है ना। अब तीनों के नाम पता हो। सद्दाक खान अभी हमने पढ़ा, सद्दाक खान ने किसका फाउंडर किया था, ठीक है ना। बंगाल का किसने किया था, तो इस टाइप के आपको नेम्स पता होने चाहिए। सद्दाक अफसफ जहा फाउंडेड इन द हैदराबाद स्टेट, ये करेक्ट है या फॉल्स है? असफ जहा फाउंडेड द हैदराबाद स्टेट, बताओ। हैदराबाद किसने बनाई थी? असफ जहा ने, करेक्ट है ये। फाउंडर ऑफ अवध कौन है? सद्दात खान, ठीक है ना। और बंगाल का कौन था? मुर्शीद कुली खां। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी रेज हो जाते हैं इसमें।